गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम हीट ट्रांसफ़र के कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे जैसे कि क्राइटेरिया ऑफ सिमिलिट्यूड, डायमेंशनलेस नंबर एंड बकिंघम पाई थ्योरम। तो फर्स्ट टॉपिक है क्राइटेरिया ऑफ सिमिलिट्यूड। ये क्या होता है कि जैसे रिफाइनरी में क्या होता है, बहुत बड़े लार्ज साइज के इक्विपमेंट्स होते हैं, तो उन पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना क्या होता है, थोड़ा टफ होता है। तो उन्हीं इक्विपमेंट जो स्मॉल स्केल पर होते हैं, जैसे कि हम जो लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं, तो जो एक्चुअल साइज इक्विपमेंट होते हैं वो कहलाते हैं प्रोटोटाइप, और जिन पर जो स्मॉल स्केल पर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं वो क्या कहलाते हैं, मॉडल। ठीक है, तो जब मॉडल पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके उसके जो रिजल्ट्स होते हैं उनको एक्चुअल जो साइज इक्विपमेंट है या प्रोटोटाइप है उन पर अप्लाई करना, ठीक है, वो क्या होता है, इजी होता है थोड़ा। तो उसके लिए जो मॉडल और प्रोटोटाइप होता है उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ होती है। तो वो सिमिलैरिटीज़ अगर होगी किसमें, मॉडल जो स्मॉल साइज इक्विपमेंट है और जो एक्चुअल साइज इक्विपमेंट है, उन दोनों में अगर ये फॉलोइंग टाइप की सिमिलैरिटीज़ होगी तो हम उनके रिजल्ट्स को, जो स्मॉल स्केल इक्विपमेंट्स है उसके रिजल्ट को एक्चुअल साइज इक्विपमेंट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन कौन सी सिमिलैरिटी होती है, एक तो ज्योमेट्रिकल सिमिलैरिटी, एक काइनेमेटिक सिमिलैरिटी, थर्मल और डायनेमिक सिमिलैरिटी। तो ज्योमेट्रिकल सिमिलैरिटी क्या होती है कि अगर जैसे कोई दो सिस्टम है, वो ज्योमेट्रिकल सिमिलर कब होंगे, जब उनके लीनियर डायमेंशनल रेशो, जैसे कि लेंथ का रेशो, ठीक है, या फिर डायमीटर का रेशो, ये क्या होना चाहिए, रेशो सेम होना चाहिए। यानी कि क्या होगा कि जो शेप है इक्विपमेंट की वो तो सेम होनी चाहिए, बट साइज़ क्या होगी, डिफरेंट साइज़ हो सकती है। ठीक है, जैसे एक की लेंथ है 2, दूसरे सिस्टम की जो लेंथ है वो क्या है 4, तो वो जो रेशो है उनका, जैसे कि डायमीटर का रेशो, लेंथ का रेशो, ये रेशो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वो क्या होगा, ज्योमेट्रिकल सिमिलर सिस्टम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट काइनेमेटिक सिमिलैरिटी। काइनेमेटिक सिमिलैरिटी क्या होती है, जब दो सिस्टम है उनके क्या होंगे, काइनेमेटिक सिमिलर कब होंगे वो, जब एक तो जो मूविंग पार्टिकल्स है वो क्या होंगे, उनके पाथ ज्योमेट्रिकल सिमिलर होंगे। दूसरा क्या होगा कि जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो रेशियो है, ठीक है, जो पार्टिकल साइज है, पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इनका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो वो सिस्टम क्या कहलाएंगे, काइनेमेटिक सिमिलर। यानी कि दो कंडीशन होनी चाहिए, एक तो दोनों सिस्टम क्या होने चाहिए, ज्योमेट्रिकल सिमिलर होने चाहिए, दूसरा उनकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का रेशियो वो सेम होना चाहिए। नेक्स्ट है थर्मल सिमिलैरिटी। तो थर्मल सिमिलैरिटी क्या होती है, जब कोई दो सिस्टम है, उनका टेम्परेचर या फिर हीट फ्लक्स, इनका रेशियो क्या होगा, सिमिलर होगा, सेम होगा, तो वो क्या होंगे, थर्मल सिमिलैरिटी। तो किन्हीं दो सिस्टम के थर्मली सिमिलर होने के लिए प्रेंटल नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नेक्स्ट है डायनेमिक सिमिलैरिटी। तो अगर कोई दो सिस्टम है, ठीक है, उनके मास और फोर्स का रेशो, जो पार्टिकल फ्लो कर रहा है उसके मास और फोर्स का रेशो क्या होगा, सेम होगा, तो वो क्या होगा, डायनेमिक सिमिलर। और क्या होता है कि डायनेमिक सिमिलैरिटी के लिए जो दो सिस्टम है वो ज्योमेट्रिकल भी सिमिलर होने चाहिए और काइनेमेटिक सिमिलर भी होने चाहिए, तब वो सिस्टम क्या कहलाएगा, डायनेमिक सिमिलर कहलाएगा। तो डायनेमिक सिमिलैरिटी के लिए क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर और फ्रेंटल नंबर, इनका मान क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर कोई भी दो सिस्टम ये चारों प्रकार की सिमिलैरिटी को फुलफिल करते हैं तो क्या होगा, जो मॉडल का रिजल्ट है, यानी कि जो स्मॉल स्केल पर जो इक्विपमेंट है उसमें हमने जो वेरिएबल्स ज्ञात किए थे, जैसे टाइप ऑफ फ्लो हो गया कि लेमिनार फ्लो है, ट्रांजिशन फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो है, तो स्मॉल स्केल पर हमने पता कर लिया, उसके रिजल्ट्स को हम एक्चुअल साइज के जो इक्विपमेंट है उनमें अप्लाई कर सकते हैं, अगर ये जो चारों सिमिलैरिटी है ये पाई जाती है तो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशनलेस नंबर। नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनलेस नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र में डिफरेंट कोरिलेशन के लिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्ञात करने होते हैं, जैसे कि डेंसिटी, विस्कोसिटी एट्सेट्रा। तो इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को ज्ञात करने के लिए अगर हम
बार बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो वो क्या होता है, इकोनॉमिकली भी सही नहीं होता और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो इसलिए इन नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, उन्हें एक डायमेंशन लेस ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, जो कैलकुलेशन होती है वो ईजी हो जाती है। तो डायमेंशन लेस नंबर कौन कौन से हैं? फर्स्ट है रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, RE = ρ/μ। यहाँ पे रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, V वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, D इज द डायमीटर ऑफ पाइप और म्यू क्या है, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। तो रेनॉल्ड्स नंबर होता है रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू विस्कस फोर्स। तो अगर विस्कस फोर्स का मान ज़्यादा है यानी कि विस्कोसिटी म्यू का मान ज़्यादा है तो रेनॉल्ड्स नंबर का मान क्या हो जाएगा, 1 से कम। ठीक है, तो क्या होगा, वो लेमिनार फ्लो होगा। अगर विस्कोसिटी का मान ज़्यादा है तो फ्लो कौन सा हो जाएगा, लेमिनार फ्लो। और अगर रेनॉल्ड्स नंबर का मान 1 से ज़्यादा है, मतलब वेलोसिटी ज़्यादा है, तो फ्लो कौन सा हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो। तो रेनॉल्ड्स नंबर पाइप में किस टाइप का फ्लो हो रहा है, लेमिनार फ्लो या टर्बुलेंट फ्लो, वो ज्ञात करने के लिए रेनॉल्ड्स नंबर का यूज़ किया जाता है। तो अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2100 से कम है तो लेमिनार फ्लो, अगर 4000 से ज़्यादा है तो टर्बुलेंट फ्लो, और अगर 2100 से 4000 के बीच में है तो वो होगा ट्रांजिशन फ्लो। सेकंड नंबर है प्रेंटल नंबर। प्रेंटल नंबर क्या होता है, μCp/K। इसे हम अगर रीअरेंज करें और डेंसिटी का भाग देने पर क्या हो जाएगा, ये μ/ρ/K/ρCp। μ/ρ क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, म्यू होता है डायनेमिक विस्कोसिटी और न्यू वो होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। K/ρCp होता है हमारा अल्फा थर्मल डिफ्यूजिविटी। ठीक है, तो अगर थर्मल डिफ्यूजिविटी का मान ज़्यादा है यानी कि हीट ट्रांसफ़र कंडक्शन की वजह से क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। और अगर अपर वैल्यू जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का मान ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे क्या है, लेमिनार फ्लो। ठीक है, तो प्रेंटल नंबर का मान किसके लिए बहुत ज़्यादा होगा, ऑयल वगैरह जो ज़्यादा विस्कस होते हैं, जैसे कि ऑयल है वो विस्कस होता है, तो उसके लिए प्रेंटल नंबर का मान क्या हो जाएगा, 1 से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो लार्ज ऑयल के लिए कितना होता है, बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है प्रेंटल नंबर की। और अगर प्रेंटल नंबर स्मॉल होगा यानी कि जो हीट है वो डिफ्यूज़ करती है क्विकली कंपेयर टू द वेलोसिटी, क्योंकि जो थर्मल डिफ्यूजिविटी है, थर्मल डिफ्यूजिविटी का मतलब क्या होता है कि जो हीट है वो बहुत तेज़ी से डिफ्यूज़ कर रही है, मतलब हर डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो अगर अल्फ़ा का मान ज़्यादा है तो प्रेंटल नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। थर्ड है नसेल्ट नंबर। नसेल्ट नंबर क्या होता है, HL/K। H क्या है यहाँ पे, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, K थर्मल कंडक्टिविटी, L है लेंथ ऑफ पाइप। तो ये नसेल्ट नंबर हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, ये पता करने के लिए कि जो हीट ट्रांसफ़र है वो कंडक्शन की वजह से ज़्यादा हो रहा है या कन्वेक्शन की वजह से। तो अगर नसेल्ट नंबर की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा कब होगी, जब ऊपर वाली वैल्यू यानी कि HL उसकी वैल्यू क्या होगी, K से ज़्यादा होगी। तो H का मान ज़्यादा है तो मतलब जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो कन्वेक्शन की वजह से ज़्यादा हो रहा है। और अगर नसेल्ट नंबर का मान 1 से कम है यानी कि नीचे वाली वैल्यू क्या है, K। तो अगर थर्मल कंडक्टिविटी का मान ज़्यादा होगा तो वो क्या हो जाएगा, कंडक्शन की वजह से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। नेक्स्ट है ग्रेशॉफ नंबर। ग्रेशॉफ नंबर का फॉर्मूला आता है βg ΔT L3 ρ3/μ²। तो यहाँ पे बीटा क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस कॉफिशिएंट, ΔT है टेम्परेचर डिफरेंस, L है लेंथ ऑफ पाइप, म्यू विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, रो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और G क्या है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेशॉफ नंबर होता क्या है, ये होता है बायोंसी फोर्स और विस्कस फोर्स का रेशियो होता है। तो बायोंसी फोर्स क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं फ्लूइड का तो क्या होता है, उसकी वजह से डेंसिटी का मान कम हो जाता है। तो जिससे कि क्या होता है, जो फ्लूइड है वो फ्लूइड होता है वो क्या करने लग जाता है, मूव करने लग जाता है। तो जो हॉट फ्लूइड होगा वो तो ऊपर की साइड मूव करेगा और कोल्ड फ्लूइड वो नीचे की साइड मूव करेगा। तो ये तो क्या होता है, बायोंसी फोर्स, जिसकी वजह से फ्लूइड क्या करता है, मोशन करता है। ठीक है, अब जो विस्कस फोर्स होता है वो इस मोशन को क्या करता है, रजिस्ट करता है। तो ग्रेशॉफ नंबर किसका रेशियो, बायोंसी फोर्स और विस्कस फोर्स का। तो अगर विस्कस फोर्स ज़्यादा होगा तो ग्रेशॉफ नंबर का मान कम होगा, और अगर बायोंसी फोर्स ज़्यादा होगा तो ग्रेशॉफ नंबर का मान ज़्यादा होगा।
तो बायोन्सी फोर्स जो ग्रेशॉफ नंबर है वो क्या कैलकुलेट करने के काम आता है कि नेचुरल कन्वेक्शन वो डोमिनेंट है या फोर्स्ड कन्वेक्शन। ठीक है, तो अगर ग्रेशॉफ नंबर का मान ज़्यादा होगा तो क्या होगा, नेचुरल कन्वेक्शन होगा। ये किसके सिमिलर होता है, रेनॉल्ड्स नंबर के। रेनॉल्ड्स नंबर हम फोर्स्ड कन्वेक्शन ज्ञात करने के लिए यूज़ करते हैं और ग्रेशॉफ नंबर हम नेचुरल कन्वेक्शन के लिए कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है पिकलेट नंबर। ये क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर और पेंटल नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इसे हम अगर सॉल्व करके लिखते हैं तो रेनॉल्ड्स नंबर रो वी डी बाई म्यू और पेंटल नंबर म्यू सी पी बाई के। तो ये क्या आता है, वी डी अपॉन एल्फा। तो ये क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर बाय मोशन ऑफ फ्लूइड टू हीट ट्रांसफर बाय थर्मल कंडक्शन। यानी कि अगर पिकलेट नंबर का मान ज़्यादा होगा तो क्या होगा, फ्लूइड के मोशन की वजह से हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा होगा, और अगर इसका मान 1 से कम होगा तो कंडक्शन की वजह से हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा होगा। ठीक है, तो पिकलेट नंबर अगर 1 से कम है तो कंडक्शन ज़्यादा होगा, और अगर 1 से ज़्यादा है तो कन्वेक्शन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है स्टैंटन नंबर। स्टैंटन नंबर क्या होता है, रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफ़र इनटू ए फ्लूइड टू थर्मल कैपेसिटी ऑफ फ्लूइड। स्टैंटन नंबर होता है नसेल्ट नंबर अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर इंटू प्रेंटल नंबर। तो सॉल्व करने पर क्या आता है, एच अपॉन रो वी सी पी। रो सी पी क्या होता है, हीट स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है, तो अगर स्टैंटन नंबर का मान ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कन्वेक्शन की वजह से हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा होगा, और अगर स्टैंटन नंबर का मान कम है यानी कि हीट जो है वो डिफ्यूज़ नहीं हो रही है, वो उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है सिस्टम की वो ज़्यादा है। नेक्स्ट है ग्रेड्स नंबर। ये क्या बताता है, ये किसी भी जो चैनल होता है जिसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसमें लेमिनार फ्लो बताता है। तो ग्रेड्स नंबर क्या होता है, डी बाई एल इंटू रेनॉल्ड्स नंबर इंटू प्रेंटल नंबर। यहाँ पे डी क्या है, जो ट्यूब्स है उसका डायमीटर, एल लेंथ, बाकी रेनॉल्ड्स नंबर और प्रेंटल नंबर। नेक्स्ट टॉपिक है बकिंघम पाई थ्योरम। किसी भी फिनोमिना को डिस्क्राइब करने के लिए जितने नंबर ऑफ डायमेंशनल ग्रुप रिक्वायरमेंट होती है वो हम किससे ज्ञात करते हैं, बकिंघम पाई थ्योरम से। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ डायमेंशनल ग्रुप कितने होंगे, n माइनस एम। यहाँ पे n क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, मतलब जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है जैसे कि डेंसिटी, विस्कोसिटी, वेलोसिटी, ये सब क्या हो गए, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो n माइनस एम, m क्या हो जाएगा, फंडामेंटल डायमेंशंस, जैसे कि लेंथ, टाइम, ये सब क्या होता है, फंडामेंटल डायमेंशन। तो पाई इक्वल टू n माइनस एम। पाई यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ डायमेंशनल ग्रुप, n हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल और m हो जाएगा फंडामेंटल डायमेंशंस। ठीक है, तो जैसे कि n फॉर एग्जांपल है 6 और m की वैल्यू है 3। ठीक है, तो वो n माइनस एम क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3, यानी कि 3 डायमेंशनल ग्रुप वो आएंगे इससे। तो वो हमें क्या होता है, वो फाइंड आउट करने होते हैं डायमेंशनल ग्रुप। तो उसको एज ए फंक्शन हम कैसे लिखते हैं, किसका फंक्शन हो जाएगा, पाई 1, पाई 2, पाई 3 का फंक्शन हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल है जिसमें क्या है कि द कोफिशिएंट ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर इज एंटिसिपेटेड टू डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग पैरामीटर्स। जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है h, वो किस किस का फंक्शन है, विस्कोसिटी का, डेंसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक हीट, वेलोसिटी और लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है वो कौन कौन सी होगी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है उनको देखेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ कितनी हो गई यहाँ पे, 7, म्यू, रो, के, सी पी, यू, एल, एच। तो ये टोटल कितनी है फिजिकल क्वांटिटीज, 7, यानी कि n की वैल्यू हो गई 7। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो कौन कौन सी है, m मास, लेंथ, टाइम और टेम्परेचर, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई 4। ठीक है, तो इनको हमने इनकी विमा के रूप में लिख लिया। जैसे कि डेंसिटी की को जब ये फंडामेंटल इन डायमेंशंस में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, m l माइनस 3। ऐसे ही विस्कोसिटी को लिखेंगे तो m l माइनस 1 t माइनस 1। तो जो इनका फंक्शनल रिलेशनशिप है वो क्या हो जाएगा, किसका फंक्शन है ये, इन सातों फिजिकल क्वांटिटीज़ का। ठीक है, तो n हो गया यहाँ पे 7,
m हो गया 4 फंडामेंटल यूनिट्स। तो जो पाई है यानी कि जो जितने डायमेंशनलेस ग्रुप है उनकी संख्या कितनी होगी n-m, यानी कि 7 - 4 3। तो यानी कि 3 फंक्शन होंगे, पाई 1, पाई 2, पाई 3। अब इसमें हम क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज़, कुछ जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है उनको फिक्स रखते हैं तीनों फंक्शन में। जैसे इसमें हमने माना कि म्यू, के, यू, एल, इनको फिक्स कर लिया कि ये वाली जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है ये तीनों फंक्शन में है, पाई 1 में, पाई 2 में, पाई 3 में। और ये हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी वो कौन सी थी, 4, मास, लेंथ, टाइम और टेम्परेचर। तो जब इन तीनों को हम जो विस्कोसिटी, के, यू, एल, इनके जब हम फंडामेंटल डायमेंशंस के रूप में देखते हैं तो इनमें चारों क्वांटिटीज़ आ जाती है, मास, लेंथ, टाइम और टेम्परेचर। तो ये हमने फिक्स कर लिया। और जो बाकी 3 वैल्यूज़ बची जैसे कि डेंसिटी, रो, CP, H, तो वो अलग अलग फंक्शन में हम लिखेंगे। तो पाई 1 जो पहला फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, जो 4 क्वांटिटीज़ हमने फिक्स की, म्यू, के, यू, एल, ठीक है। और नेक्स्ट क्या, जैसे फर्स्ट फंक्शन हो गया डेंसिटी, रो, ऐसे ही पाई 2 फंक्शन लिख लेंगे। तो उसमें जो फिक्स वाले फंक्शन है, फिक्स वाली जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो तो वो सेम रहेगी जो चारों पहले वाले में थी। दूसरा हो गया CP। ऐसे ही जो थर्ड फंक्शन है उसमें बाकी चारों फिक्स होंगी फिजिकल क्वांटिटीज़, और एक अलग से क्या हो जाएगा, H, जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है। तो ये हमारे पास 3 फंक्शन आ गए। अब इसमें हम क्या करेंगे, इनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के रूप में लिख देंगे। जैसे कि विस्कोसिटी को जब हम उसमें लिखेंगे MLT फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, m(l-1) T-1, इसकी पावर क्या है, A1, ठीक है। ये हमने कांस्टेंट मान लिया, जो इनकी पावर है वो कांस्टेंट है। पाई 1 के लिए A1, B1, C1, D1, ऐसे पाई 2 के लिए A2, B2, C2, D2। तो अब क्या करेंगे, पाई 1 इक्वल टू हो गया, इनको विमा के रूप में लिख दिया MLT फॉर्म में, और रो के लिए क्या हो जाएगा, m(l-3). तो LHS इक्वल टू RHS करेंगे, इसकी जो विमा है इनको कंपेयर करने पर क्या आ जाएगा, जब m के लिए कंपेयर करेंगे तो LHS में क्या है, m की पावर 0, और राइट साइड में क्या है, A1 प्लस B1, और क्योंकि अब u में m था नहीं, किस में है, सीधा डेंसिटी में, तो A1 प्लस B1 प्लस 1 यहाँ इक्वल टू 0। तो यहाँ से इस टाइप से हम m, l, t और थीटा यहाँ पे हमारा है टेम्परेचर। तो जब ये 4 इक्वेशन आ जाएगी और 4 अननोन है, तो 4 इक्वेशन 4 अननोन, तो यहाँ से वैल्यूज आ जाएगी ABCD की। तो जो पाई 1 का मान है, अब ये जो कांस्टेंट है A1, B1, C1, D1, इनकी वैल्यू रखने पर पाई 1 जो फंक्शन है वो क्या आएगा, रो UL अपॉन म्यू। सिमिलरली हम पाई 2 फंक्शन के लिए करेंगे, उसमें क्या होगा, A2, B2, C2, D2, इन कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो वहाँ से पाई 2 की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, म्यू CP/K। ऐसे ही जो थर्ड फंक्शन है पाई 3, वो क्या आ जाएगा, HL/K। तो जो फंक्शनल रिलेशन है वो क्या आ जाएगा, रो UL/K, म्यू CP/K और HL/K, ठीक है। तो HL/K क्या होता है, नसेल्ट नंबर, म्यू CP बाई प्रेंटल नंबर, और रो VD/म्यू क्या होता है रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। तो ये किसका फंक्शन हो जाएगा, नसेल्ट नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर और प्रेंटल नंबर का। तो बकिंघम पाई थ्योरम से हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ डायमेंशनलेस ग्रुप वो हम ज्ञात करते हैं। तो ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ थी, इनको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 3 डायमेंशनलेस ग्रुप में, नसेल्ट नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर और प्रेंटल नंबर।